एस्थमा, जो कि एक बहुत ही कॉमन होने वाली बीमारी है और आज के इस एनवायरनमेंट में ये सबसे ज़्यादा लोगों में पाई जाती है। और जब हमारा सीज़न चेंज हो रहा है तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे पास एस्थमा के आते हैं। अब आप देखेंगे एस्थमा क्या है। एस्थमा एक लंग डिसऑर्डर है, ये एक एनवायरमेंटल डिजीज़ भी है, ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है क्योंकि हमारी सांस की नली को प्रभावित करती है, और एस्थमा हमारा एक अटैक है जो कि एलर्जेंस के द्वारा होता है। सो बहुत ज़रूरी है जानना, एस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ क्योर हो सकती है बट कंट्रोल नहीं हो सकती। तो अगर एक बार किसी को एस्थमा हो जाता है तो हम सोचते हैं क्या इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट है, तो आंसर है नो। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 6 से 7% ऑफ बच्चों में एस्थमा पाया जाता है, वहीं 3 से 4% एडल्ट भी एस्थमा से प्रभावित है, और ये सिर्फ हमारे इंडिया का डेटा है। तो मेनली ये डिजीज़ जो है बच्चों में पाई जाती है। अब जानते हैं ये होती कैसे है। ये हमारा डायग्राम है रेस्पिरेटरी ट्री का, जो कि शुरू होता है आपके नॉस्ट्रल से, और ये आपका ट्रेकिया है, और ये देखिए यहाँ से ये आपके लंग्स हैं। तो अगर इस रेस्पिरेटरी ट्री में, अगर इस सांस की नली में कहीं पर भी स्वेलिंग आ जाए, जिसको कि आप सूजन कहते हो, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, अगर ये सिकुड़ जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है। और ब्रीदिंग क्या होता है, सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना। जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को आप ब्रीदिंग कहते हैं। तो अगर इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मतलब यह है कि आपका पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा, और यही इस एस्थमा में मेनली होता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। एस्थमा का पहला सिम्टम है कफिंग। जैसे ही आप देखेंगे मौसम बदलना शुरू होता है, इन मरीजों को एकदम से खांसी शुरू हो जाती है, और खांसी भी ऐसी होती है जो कि नहीं रुकने वाली होती है। इन्हें बहुत ज़्यादा खांसी आएगी। चेस्ट टाइटनेस, हमेशा लगेगा कि छाती पे कुछ दबाव है, या इनको भारीपन लगेगा। इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। जब भी इन लोगों का एस्थमा का अटैक पड़ता है तो ये लोग सांस नहीं ले पाते, और एक बहुत ही पेक्यूलियर किस्म की आवाज़ आती है जब ये लोग बोलते हैं। तो ऐसा लगेगा गले में कुछ फंस रहा है, इनकी आवाज़ चेंज होने लग जाएगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम है जिसको मैंने रेड मार्क से लिखा है, जिसे कहते हैं वीजिंग साउंड आना। वीजिंग एक ऐसी साउंड है, जब इंसान सांस लेता है, मरीज सांस ले रहा होता है, तो उसकी सांस में से आपको एक वीज ऐसी एक आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका मतलब है कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्री है वहाँ पे कुछ ना कुछ फंसा हुआ है। आपका म्यूकस हो सकता है या फिर कोई और चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से प्रॉपर साउंड नहीं आ रही होती है। और इसके अलावा बॉडी पेन हो सकता है और वीकनेस हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो एस्थमा के पेशेंट्स में पाए जाते हैं। तो ट्रिगर्स क्या है? ट्रिगर्स वो पॉइंट होते हैं जिससे कि एस्थमा बढ़ जाता है। ट्रिगर्स मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना। तो सबसे पहला ट्रिगर है पॉलन ग्रेन। कई सारे लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों से एलर्जी होती है। पॉलन ग्रेन का मतलब है जो फ्लावर्स में अंदर सीड्स पाए जाते हैं। तो कई बार जब मौसम चेंज हो रहा होता है, नए फ्लावर्स आ रहे होते हैं, तो कई बार इन पॉलन ग्रेन्स की वजह से भी मरीजों को एस्थमा का अटैक पड़ जाता है। चेंज इन टेम्परेचर और सीजन, स्पेशली देखा गया है जब गर्मियों से सर्दियाँ आ रही होती हैं तो उस समय पे एस्थमा का अटैक ज़्यादा पड़ता है। पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि आजकल आप देख सकते हो स्मॉग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उस समय पे एस्थमा के मरीजों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। डस्ट, अगर घर में साफ़ सफाई हो रहा है, वाइट वॉश हो रहा है, या डस्ट है, या आप किसी डस्ट वाली जगह में चले गए, तो एस्थमा का अटैक पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। या फिर फूड आइटम, जैसे कि आपका पीनट बटर हो गया। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि मशरूम से एलर्जी होती है। तो ऐसे वाले पेशेंट जिनको किसी भी चीज़ से एलर्जिक है तो वो उनके लिए ट्रिगर फैक्टर्स का काम करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी है और आपको लगता है आप इनमें से प्रभावित हैं, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लें। बेस्ट ट्रीटमेंट है इन्हेलर। इन्हेलर आप लोगों ने देखा भी होगा। इन्हेलर इसका बेस्ट तरीका है जो आप जिससे ट्रीट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, इन्हेलर को अपने पास रखें। अब हो सकता है हमारे दिमाग में क्वेश्चन आए कि इन्हेलर ही क्यों? पहला क्वेश्चन इसका जवाब है क्योंकि इन्हेलर बहुत ही जल्दी हमारी दवाई को एब्जॉर्ब कर देता है। जो दवाई इन्हेलर के अंदर पड़ी होती है, जैसे ही आप उसका एक पफ लेते हैं वो जल्द से जल्द आपके अंदर डिजॉल्व हो जाती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन्हेलर बहुत ही छोटा है, आप इसे रोज़ कैरी कर सकते हैं। आप अपने बैग में, अपने पर्स में, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। ईजी है सीखने के लिए, इसमें आपको कोई अलग से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ छोटा सा अमाउंट ऑफ मेडिकेशन ही आपको आराम दे देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने साथ इस इन्हेलर को कैरी करें। कौन लोग हैं जो रिस्क पे हैं इस चीज़ों के लिए, एस्थमा के लिए? सबसे पहले मैंने आपको बताया बच्चे। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, वो लोग जो किसी केमिकल इंडस्ट्री में, डस्ट में या फ्यूम्स में काम करते हैं। एनवायरमेंटल एक्सपोजर, अगर आपका बहुत ज़्यादा है एयर पोल्यूशन से तो आपको इसका रिस्क है। अगर आपके घर में किसी को एस्थमा है तो ऐसा देखा गया है कि ये हमारे जीन्स के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स को है तो ये आप में आ सकता है।
अमेरिकन लोगों में अस्थमा ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन, और मेल्स एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स ज़्यादातर अस्थमा के मरीज पाए गए हैं। की बात करते हैं टिप्स टू कंट्रोल अस्थमा पर। ऑलवेज कीप इनहेलर विद यू, क्योंकि आप नहीं जानते कब, किस वक्त, किस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़े, तो आप हमेशा अपने साथ इनहेलर को रखें। हमेशा मेडिसिन रेगुलरली लें। जब भी वेदर चेंज होने लगे आप सॉक्स, मफलर, टोपी, मोज़े, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसा एलर्जन जिससे आपको एलर्जी है हमेशा उससे अवॉइड करें। स्मोकिंग अवॉइड करें, क्योंकि स्मोकिंग आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को वैसे ही पूरा ख़राब कर देती है, आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, तो ऐसे मरीज़ बिल्कुल भी स्मोक ना करें। एक्सरसाइज करें रेगुलरली, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपको अस्थमा से बचाएगा। हेल्दी डाइट खाएं, स्पेशली ध्यान रखें आपकी डाइट में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाए। विटामिन सी हर एक खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे कि जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, आपका आंवला हो गया, आपके संतरे हो गए, आपका नींबू हो गया। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जितना हो सके आपकी डाइट में विटामिन सी को लें। विटामिन डी के कम होने की वजह से भी हमने देखा है कि अस्थमा के केस बढ़ जाते हैं, तो विटामिन डी भी आपको अपने रोज़ाना के जीवन में लेना ज़रूरी है। विटामिन डी का सबसे इजी और सबसे सस्ता सोर्स है सनलाइट, तो आप सुबह 11 बजे तक की धूप ले सकते हैं, जिससे आपको अच्छा अमाउंट ऑफ विटामिन डी मिल सकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम लें, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। हर एक हरी पत्तेदार सब्जी में ढेर सारा मैग्नीशियम है, तो आप सर्दियों का मौसम है, अच्छे से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। ठंडे खाना खाना, ठंडी कूल पेय पदार्थ पीना, इन सब चीज़ों से बचें। बच्चों को स्पेशली वैक्सीनेटेड रखें, क्योंकि अगर बच्चों को किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपका अस्थमा एकदम से पनप सकता है। और आप हर प्रकार की डस्ट से अपने आप को बचा के रखें। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनसे आप अस्थमा से बच सकते हैं। तो आई होप ये आने वाले सर्दियों का सीज़न आप सबके लिए सेफ़ होगा, आप सब लोग सेफ़ रहेंगे, आपके बच्चे सेफ़ होंगे, और आप अस्थमा से अपने आप को बचा के रखें, स्वस्थ रहें, और आप मेरे चैनल को देखते रहें।